आप सभी ने ये महसूस किया होगा कि जब आपकी पत्नी 498 ए के केस में एफआईआर दर्ज कराती है तो वो आपके साथ साथ आपके सभी रिश्तेदारों को लपेटने की कोशिश करती है। चाहे आपके माता पिता हों जो आपके साथ ना रहते हों, या अगर साथ भी रहते हों बहुत बुजुर्ग अवस्था में हों, या आपकी सिस्टर्स जिनकी शादी हो चुकी है, या आपके मौसी, चाची, बुआ, ताई, चाचा, वो लोग जो कि कभी कभार आते हैं, ओकेजनली आपके पास आते हैं, एक साथ नहीं रहते। जब इस तरह से एफआईआर हो जाती है तो न चाहते हुए भी आपके ऊपर आपके परिवार के सभी सदस्यों का एक प्रेशर, दबाव सा आने लगता है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि उस एफआईआर से उनका नाम तो निकले, क्योंकि उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं है, वो तो कभी आते जाते भी नहीं थे। उस प्रेशर के चलते कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, आपको न चाहते हुए भी मीडिएट करना पड़ता है, सेटलमेंट करनी पड़ती है, और अनाप शनाप राशि तक आपको अपनी बीवी को देनी पड़ती है अपने आप को मानसिक तनाव से बचाने के लिए। तो आइए आगे वीडियो में बात करते हैं कि 498A 406 की जो आपके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है उसमें आपके साथ साथ आपके रिश्तेदारों के भी नाम लिखवा दिए गए हैं, तो उनको कैसे आपने निकालना है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं, और आप सभी देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। आजकल एक बहुत अजीब सा चलन चल गया है कि जिस समय भी पति पत्नी के बीच में कोई भी बात को लेकर के डिस्प्यूट होता है, कोई छोटी सी बात को लेकर के भी डिस्प्यूट होता है। चलिए, इस डिस्प्यूट से अचानक से मुझे याद आया, मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूँगी जब मैंने अपना प्रोफेशन शुरू किया था 1997 में। तो उस समय पर ज़्यादातर कोशिश करती थी मीडिएट कराऊँ केसेस को, जो कि मेरा आज भी सबसे पहले यही ख्याल रहता है कि परिवार टूटे नहीं बल्कि जुड़े। तो मैं आपको एक वाकया बताती हूँ कि एक बहुत ही यंग लड़की, करीबन 30-35 साल की एक लड़की आई और आकर के उन्होंने अपनी समस्या बताई कि इस तरह से जी मेरा जो पति है वो परचून की दुकान करता है और मेरे को समय नहीं दे पाता। तो मैंने बातों बातों में जैसे और बातें पूछी तो उन्होंने बताया कि जी वो करीबन रात को 11-12 बजे आता है, और मेरे जो आस पड़ोस की जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी शाम के टाइम पर अपने हस्बैंड्स के साथ स्कूटी पे बैठ के, स्कूटर पे बैठ करके, मोटरसाइकिल पे बैठ के या पैदल चलते हुए जाते हैं और रोज चाट पकौड़ी खा करके आते हैं। और मैं अकेली बहुत परेशान रहती हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूँ। मैम, आप ये 49840 की एक बार कंप्लेंट करा दो ताकि उसको अच्छा सा सबक मिल जाए और वो सुधर जाए। अब देखिए कितनी अजीब सी बात है कि आपको अपनी बात कहनी है, आपको अपनी जिद मनवानी है, उसके लिए 498-406 का मिसयूज करना। खैर एनीवेज, उसको किसी तरह से समझाया बुझाया, सारी बातें की, और लास्ट में आकर के मैंने उसको सिर्फ एक ही बात की कि देखिए मैं आपके पति को बुला करके समझा देती हूँ और एफिडेविट पर ये भी लिखवा देती हूँ कि वो अब से शाम को 7 बजे या 8 बजे, जितने बजे आप चाहती हैं उतने बजे वो घर आ जाया करेगा और डेली आपको चाट पकौड़े खिलाने के लिए लेकर के जाएगा। लेकिन याद रखिएगा मेरी एक बात कि आप फिर दोबारा से मेरे पास आएंगी और आप आकर के मुझे कहेंगी कि जी मुझे अब खर्चे का केस डालना है। बोली मैं ऐसा क्यों करूंगी, मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत प्यार से रखता है, मेरे को खर्चे के लिए कभी परेशान नहीं करता। तो मैंने उसको कहा कि देखिए वो परचून की दुकान चलाता है, ज्यादातर लोग शाम को छुट्टी होने के बाद परचून की दुकान पे आते हैं और अपना जरूरी सामान खरीदते हैं। अगर आपका पति 7 बजे या 8 बजे या 6 बजे दुकान को बढ़ा देगा तो जिस समय पर उसकी दुकान पर आने चाहिए लोग खरीदारी करने के लिए तब दुकान बंद मिलेगी, और आपका दुकान का जो काम है वो परचून की दुकान का काम धीरे धीरे कम होता चले जाएगा, और आप फिर रोती हुई आएंगी कि जी देखिए फलाने की बीवी ने तो नई साड़ी पहनी हुई है, या फलाने की बीवी ने तो एक अंगूठी बहुत सुंदर पहन रखी है, या कानों के बहुत सुंदर पहन रखे हैं, मेरा पति नकारा है, मेरा पति तो मेरे लिए कुछ नहीं करता। आप यकीन मानिएगा वो दोनों लोग संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर के वो अपने घर चले गए, और आज की डेट में भी वो मुझे बीच बीच में कई बार मिलते हैं। दैट वाज माय फर्स्ट केस, और वो मुझे हमेशा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें गलत सलाह नहीं दी बल्कि आपने हमारा घर बचा दिया।
ना जाने आजकल ये क्यों एक ऐसा अजीब सा चलन चल गया है कि पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट है तो उसमें आपके चाचा, मौसा, फूफा, ताऊ, जीजा, बहन, भाभी, उन सब का नाम भी उसके अंदर डाला जाता है और उसका मकसद सिर्फ एक यही होता है कि किसी तरह से हैरेसमेंट किया जाए और प्रेशर टेक्निक करके पति को इतना प्रेशर कर दिया जाए कि वो कहीं ना कहीं आकर के पत्नी की बातों पर हाँ कर दे और पत्नी की सारी जिद्दों को मान ले। आपने अक्सर ये बात महसूस की होगी कि अगर हम एफआईआर में नाम चेंज कराने के लिए आईओ को के पास जाते हैं और कुछ जैसा कि पहले होता था कि पैसा दे करके किसी का भी प्रेशर डलवा करके और नाम निकलवा दिया जाता था, तो होता क्या है कि आईओ चेंज करवा दिया जाता है और फिर से दोबारा नई कंप्लेंट आ जाती है। तो जो आपने किसी का रसूख जिसकी सहायता ली या आपने जो पैसे आपने लगाए वो सारे के सारे आपके जाया हो जाते हैं। तो आइए आगे वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से हम एफआईआर में अपने रिश्तेदारों का नाम निकलवाएं, अपने रिश्तेदारों को किस तरह से बचाएं। आपको बताऊं ये 4 स्टेजेस में होता है। ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं मैं सिलसिलेवार ढंग से आपको बताऊंगी। ज्यादातर लोगों को ये गलतफहमी होती है कि हम कंप्लेंट से ही अपना नाम निकलवा सकते हैं, लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब लड़की कोई भी कंप्लेंट करती है तो किसी के पास भी ये पावर नहीं होती कि वो उस कंप्लेंट को चेंज करे। मान लीजिए कि किसी पुलिस स्टेशन में किसी लड़की ने कोई कंप्लेंट की, अगर उसमें सीरियस एलिगेशन है, बहुत ज्यादा सीरियस एलिगेशन होने की वजह से एफआईआर वहीं पर पुलिस स्टेशन में लॉन्च कर दी जाती है। लेकिन मान लीजिए वहां पर कोई बहुत ज्यादा सीरियस एलिगेशन नहीं है या पुलिस को ये समझ में आता है कि ये आपसी बस थोड़ी सी कहा सुनी है, तो वो उसको रेफर कर देते हैं विमेन सेल में। और विमेन सेल के पास सिर्फ इतनी ही पावर होती है कि वो दोनों पक्षों को बिठा करके बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं। और यहां पर भी ये बात ध्यान रखिएगा कि कंप्लेंट लड़की ने जैसी लिखी है उसके अंदर जो जो लिखा है आपको यानी कि पुलिस ऑफिसर को उसको एज इट इज ही उसको कन्वर्ट करना होता है एफआईआर में। वो अपनी मर्जी से कोई भी चीज, कोई भी सेंटेंस उसको चेंज नहीं कर सकते। किसी के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। तो आप अपनी इस गलतफहमी से दूर हो जाइए कि आप कंप्लेंट जो लड़की ने लिखी है उसको किसी के दबाव से या पैसे से आप उस कंप्लेंट की कोई भी एक लाइन को चेंज भी करवा सकते हैं। जैसे ही एफआईआर लॉन्च हो जाती है, चाहे वो पुलिस स्टेशन में हुई हो या विमेन सेल में हुई हो, एफआईआर आपकी लॉन्च होते ही आपको एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ आपको मिल जाता है। जो आपने देखा होगा कि लड़की को एक आईओ मिल जाता है। जब एफआईआर की आप कॉपी देखेंगे उसमें सबसे नीचे आईओ का नाम लिखा होगा। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज है वो ये है कि आपको अपने आईओ को अप्रोच करना है। जितने भी जो लड़की ने आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं उस एलिगेशंस के डिफेंस में आपके पास जो जो भी एविडेंसेस हैं वो सारे के सारे एविडेंस आप अपने आईओ साहब को दिखाइए। अब ये एविडेंसेस कौन से हो सकते हैं? मान लीजिए कि आपके जो रिश्तेदार हैं जिसमें एफआईआर में आपके बहन का नाम है, तो आप बता सकते हैं कि बहन की फला फला सन में शादी हुई थी और ये इसका आधार कार्ड है, ये इसका इलेक्शन कार्ड है और ये यहाँ पर नहीं रहते। या आपके अगर भाई का नाम है तो आप बता सकते हैं कि नौकरी के सिलसिले में वो यहाँ नहीं रहता बल्कि वो दूसरे शहर में रहता है और ये इसका आधार कार्ड और ये इसका इलेक्शन आई कार्ड, या उसका आप अगर वो रेंट पे रहता है तो आप उसका रेंट एग्रीमेंट दिखा सकते हैं, या उसका अपना घर है वहां पे तो उसके कागजात दिखा सकते हैं कि ये यहाँ पर नहीं रहता। मान लीजिए कि आपका जो है वो 3 फ्लोर का मकान है और आप आईओ साहब को ये भी बता सकते हैं कि देखिए हम रहते तो जरूर एक ही घर में हैं बट हमारा फ्लोर अलग अलग है या अलग अलग बिल्डिंग में हम रहते हैं और ये इनका यानी कि किचन उनकी अलग है और ये उनका आधार कार्ड, ये उनका आई कार्ड। यानी कि आपने अपने आईओ साहब को कन्विंस करना है, उनको बताना है कि इस लड़की ने जिन जिन का नाम यहाँ पर लिखा है वो असल में साथ में रहते ही नहीं बल्कि ओकेजनली उनका आना जाना होता रहता है। अब यहाँ पर आईओ साहब के पास आपको बता दूं बहुत सारी पावर है। उनके पास ये पावर है कि वो आपके नाम ये सारी चीजें देख करके वो यहाँ पर हटा सकते हैं। अगर मान लीजिए वहां पर आईओ साहब ने आपके रिश्तेदारों का नाम वहां पर हटा दिया तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हटाया तो आप क्या करेंगे? तो आप हायर
ऑफिसर्स के पास चले जाएंगे, एसीपी, डीसीपी या कमिश्नर के पास चले जाएंगे और आपको जो आपने आईओ साहब को अपने सारे एविडेंसेस दिखाए थे वही सारे एविडेंसेस ये दिखाते हुए कि आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं है। और वो कहाँ से पता चलेगा? आपका आधार कार्ड से या इलेक्शन आई कार्ड से ही पता चलेगा कि हम लोग अलग अलग रहते हैं। मान लीजिए आपने आईओ साहब को भी अप्रोच किया तो भी आपके रिश्तेदारों का नाम नहीं हटा, आपने हायर ऑफिसर्स को अप्रोच कर लिया तो भी आपके रिश्तेदारों का नाम नहीं हटा, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? आप कोर्ट को अप्रोच करेंगे। कोर्ट में आप 156(3) की कंप्लेंट दायर कर देंगे, 156(3) सीआरपीसी के तहत, जिसके अंदर कोर्ट के पास पावर होती है स्टेटस रिपोर्ट मंगाने की आपके आईओ साहब से। लेकिन यहाँ पर आपको एक काम बहुत ज़रूरी पहली वाली स्टेजेस में करना है। जैसे आप गए थे, मान लीजिए आईओ के साहब के पास गए थे, तो आईओ साहब से जब आप कोई भी आपने एविडेंसेस दिखा रहे हैं तो आपने एक एप्लीकेशन के जरिए दिखाने हैं। आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है, उस एप्लीकेशन में लिखेंगे कि ऐसे ऐसे ये अलग रहता है या जो भी आप कहना चाहते हैं वो सब लिखेंगे और उसके साथ सपोर्टिंग आप डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे और उसकी रिसीविंग अपने पास रख लेंगे, ताकि आप जब कोर्ट में पहुंचे तो आप कोर्ट को दिखा सकें कि ये देखिए मैं आईओ साहब के पास पहुंचा था, उन्होंने मेरी नहीं सुनी, हायर ऑफिसर्स के पास पहुंचा, उन्होंने भी नहीं बात सुनी, वहां पर भी आपको रिसीविंग दिखानी है। तो फिर 156(3) के तहत जज साहब के पास पावर होती है कि वो आपके आईओ को नोटिस करके कोर्ट में बुला सकता है और उनसे ये पूछताछ कर सकता है कि ये देखिए ये अक्यूज हैं और इन्होंने ये एक फला 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 एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ये आपके पास जमा की थी। उस एप्लीकेशन पे आप बताइए कि आपने क्या क्या इन्वेस्टिगेशन की। यहाँ पर आईओ साहब को जवाब देना ही देना होगा। जो जवाब वो आपको नहीं दे रहे थे थाने में, वो जवाब अब यहाँ कोर्ट में उनको देना ही देना होगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब जज साहब उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, सारी चीज़ें पूछते हैं कि आपने इनकी बात क्यों नहीं सुनी, आपको कम से कम इन्वेस्टिगेशन तो करनी चाहिए थी, आपको पास पड़ोस में तो जाना चाहिए था। तो इस दबाव से अक्सर बहुत सारे मामलों में आईओ आपके रिश्तेदारों का नाम हटा देता है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि 498A 406 की झूठी एफआईआर में रिश्तेदारों का नाम निकलवाने के लिए जो फर्स्ट स्टेज है वो एफआईआर लॉन्च होते ही आपको उसको एक्सप्लोर करना होगा। आप या तो डायरेक्ट आईओ के पास खुद ही अप्रोच कर सकते हैं, हायर ऑफिसर्स के पास अप्रोच कर सकते हैं, या आप कोर्ट को अप्रोच करके रिश्तेदारों का नाम निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेज जो होती है ये एफआईआर लॉन्च होते ही होती है। इसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो चार्जशीट दायर होने के बाद होती है या फिर ट्रायल के बाद होती है। ये वीडियो बहुत लंबा बन गया है, इसीलिए ये जो बाकी चीज़ें हैं इनको मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में लूँगी। तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियोस भी देखना ना भूलिएगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि चार्जशीट दायर होने के बाद या ट्रायल के समय अपने रिश्तेदारों का नाम 498A 406 आईपीसी की झूठी एफआईआर से कैसे निकलवाएं, अपने रिश्तेदारों को कैसे बचाएं। आई होप आपको मेरे इन वीडियोस से बहुत लाभ मिल रहा होगा। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई भी जानकारी आप और भी चाहते हैं या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आप किसी भी चीज़ के बारे में और कोई राय लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। तो यूं ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए। छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी के लिए, छोटे छोटे लीगल अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने और दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। और अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।